गाइस पोकेमॉन एनिमे में हमको बहुत सारे पोकेमॉन्स दिखाए गए हैं और उनमें से काफी सारे पोकेमॉन्स की सैड बैक स्टोरी भी हमको बताई गई है जो कि तुमने किसी ना किसी के चैनल पर सुनी होगी। लेकिन गाइस पोकेमॉन के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं पोकेमॉन में जिनकी बैक स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा सैड है। तो गाइस ऐसे ही कुछ टॉप 5 कैरेक्टर्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिनकी जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सैड है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आज की वीडियो में अकेला नहीं होने वाला, ये वीडियो एक कोलैब वीडियो होने वाली है एनिमे थ्योरिस्ट के साथ। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है सूरज फ्रॉम द चैनल एनिमे स्टार थ्योरिस्ट 5 और आज मैं आया हूँ अपने दोस्त आई एम पोकेट्यूबर के साथ इस वीडियो पे कोलैब करने के लिए और भी ऑसम कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें आई एम पोकेट्यूबर को और मेरे चैनल एनिमे स्टार थ्योरिस्ट 5 को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर 5 पर आता है ब्रॉक। तो ब्रॉक एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर हमको पोकेमॉन एनिमे में दिखाया गया है जिसको कि पोकेमॉन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो किसी की भी स्ट्रैटेजी को बहुत जल्दी समझ जाता है और दूसरों को भी समझाता है। तो गाइस अब बात करते हैं ब्रॉक की बैक स्टोरी के बारे में। ब्रॉक की बैक स्टोरी के बारे में हमको एनिमे में तो बस इतना ही बताया गया है कि ब्रॉक का बचपन से ही सपना रहा था पोकेमॉन जर्नी पर जाने का। फिर जब वो 10 साल का हो गया तब ब्रॉक को उसका फर्स्ट पोकेमॉन मिला जो कि ऑनिक्स था, जो कि उसको एज अ बर्थडे गिफ्ट मिला था अपने डैड से। फिर उसके कुछ टाइम बाद ब्रॉक के डैड फ्लिंट उन्हें छोड़कर अपनी जर्नी पर चले गए क्योंकि उनका भी सपना था पोकेमॉन ट्रेनर बनने का, इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर पोकेमॉन ट्रेनर बनने चले गए। और इसकी वजह से ब्रॉक की पूरी फैमिली बहुत दुखी हो गई थी। अब घर जिम सब कुछ ब्रॉक की मॉम संभालती थी। फिर कुछ टाइम बाद ब्रॉक की मॉम भी अपनी जिम्मेदारियों से तंग आके वो भी उन्हें छोड़कर चली गई और वो एक लेटर छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब से तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट है, अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। ब्रॉक का जर्नी पर जाने का सपना टूट गया था क्योंकि वो अपने भाई बहन को छोड़कर नहीं जा सकता था। तो अब ब्रॉक को अपने भाई बहन, अपना घर, ट्यूटर, जिम सबका ध्यान रखना था, वो भी सिर्फ 12 साल की उम्र में। ब्रॉक उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। उसने कुकिंग भी सीख ली, अपना घर भी एकदम अच्छे से संभाला, उसने अपने भाई बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा और जिम को भी बहुत अच्छे से चलाया। फिर 3 साल बाद जब ब्रॉक 15 साल का हो गया तब उसकी मॉम जो है वो रिटर्न आ गई और फिर कुछ टाइम बाद ब्रॉक के डैड भी फाइनली रिटर्न आ गए। ब्रॉक ने और सारे फैमिली मेम्बर्स ने ब्रॉक के डैड को माफ़ कर दिया और फिर फाइनली उन्होंने सब जिम्मेदारियां अपने सर पर वापस ले ली और ब्रॉक को अपना सपना पूरा करने यानी कि ऐश के साथ पोकेमॉन जर्नी पर भेज दिया। तो गाइस ये थी ब्रॉक की बैक स्टोरी, ये काफ़ी ज़्यादा सैड थी, इसी वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर रखा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आती है जेम्स की बैक स्टोरी। तो जेम्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके मॉम डैड उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे और जेम्स का घर बहुत बड़ा था और उसके घर में बहुत सारे नौकर थे जो कि उसके घर का सारा काम करते थे। जेम्स पर बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था और जेम्स को उसके घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। यहाँ तक कि जेम्स के पेरेंट्स जेम्स को स्कूल तक नहीं जाने देते थे, सारे टीचर्स उसको उसके घर पे आके पढ़ाते थे। जेम्स को बहुत कम टाइम के लिए ही घर से निकलने दिया जाता था और तब भी जेम्स के साथ उसके नौकरों को भेजा जाता था। जेम्स के पास एक पोकेमॉन भी था उसका ग्राउलेट, जिसके साथ जेम्स हमेशा खेला करता था। इसके अलावा जेम्स को बहुत सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, म्यूजिक क्लास, फ्रेंच क्लास और भी काफ़ी सारी क्लासेस। और हर संडे जेम्स के नौकर उसको फिशिंग सिखाते थे। लेकिन जेम्स को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि हर समय उसके आसपास नौकर घूमते रहते थे, उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, हर समय उस पर रोक टोक लगी रहती थी। लेकिन जेम्स को आज़ादी से जीना पसंद था, उसको बाहर जाके अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद था। इसीलिए जब भी जेम्स को कोई वेकेशन मिलता था जेम्स अपने दादा दादी के पास रुकने जाया करता था। जेम्स के दादा दादी जख्मी पोकेमॉनों के लिए दवाई बनाया करते थे और उनकी देखभाल करते थे और जेम्स जो था वो उन पोकेमॉन्स के साथ खेला करता था। फिर अपने दादा दादी के घर से वापस आते हुए जेम्स को रास्ते में एक मेला दिखता है और उस मेले में उसको एक चाय मैको दिखता है। जेम्स को वो चाय मैको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसीलिए जेम्स सोचता है कि वो एक चाय मैको खरीदेगा। जेम्स इस बारे में अपने मॉम डैड से बात करता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। फिर भी जेम्स रात को अपनी पॉकेट मनी लेकर चला जाता है चाय मैको को खरीदने के लिए, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है मेला ख़त्म हो चुका होता है। जेम्स इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर 1 साल बाद जेम्स अपने पेरेंट्स के साथ सिनोइजन जाता है अपने वेकेशन हाउस में। वहाँ पर जेम्स की मुलाकात होती है कार्निवाइन से और जेम्स जो है वो उस कार्निवाइन को पकड़ लेता है अपनी पोकेबॉल से। लेकिन जेम्स अपने पेरेंट्स के डर से उस कार्निवाइन को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा पाता और उस कार्निवाइन को वहीं पर अपने वेकेशन हाउस में एक डब्बे में रखकर चला जाता है अपने घर पर। घर आने के थोड़े दिन बाद जेम्स मिलता है जेसिबेल नाम की एक लड़की से। जेम्स को जेसिबेल बिल्कुल पसंद नहीं होती लेकिन जेसिबेल हमेशा जेम्स के पीछे पड़ी रहती थी। जेम्स के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि जेसिबेल जेम्स को पसंद करती है, इसीलिए वो जेम्स से बिना पूछे तय कर लेते हैं कि वो जेम्स की शादी जेसिबेल से ही करवाएंगे और इस बारे में वो जेम्स से एक बार भी नहीं पूछते और जेम्स की और जेसिबेल की एंगेजमेंट भी करवा देते हैं। अब इतनी सब चीज़ होने के बाद जेम्स समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो वो कभी अपनी लाइफ खुल के और अपनी मर्जी से नहीं जी पाएगा और उसको जेसिबेल से भी ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। तो जेम्स
जेम्स सोच लेता है कि अब उसको भागना पड़ेगा और एक रात जेम्स अपने ग्राउलेट से अलविदा बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। उसका ग्राउलेट बहुत ज़्यादा दुखी होता है और जेम्स भी ग्राउलेट से बिछड़ने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर उसके बाद वो बाइसिकल गैंग ज्वाइन कर लेता है और वहाँ वो मिलता है जेसी से और फिर बाद में वो दोनों मिलकर टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस ये थी जेम्स की बैक स्टोरी, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा सैड लगी होगी तुमको भी, इसीलिए मैंने इसको नंबर 4 पर रखा था। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आती है टीम रॉकेट की मेंबर जेसी। तो गाइस जेसी की जो बैक स्टोरी है वो हमको एनिमे में नहीं बताई गई, इसीलिए मोस्टली किसी को भी ये नहीं पता कि जेसी जो है वो कितने सैड पास से गुजरी है। तो गाइस चलो अब बात करते हैं जेसी की बैक स्टोरी के बारे में। तो जेसी के डैड के बारे में तो हमको कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हमको जेसी की मॉम के बारे में बताया गया है। तो जेसी की मॉम टीम रॉकेट की A क्लास मेंबर थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग मेंबर थी टीम रॉकेट की, और यहाँ तक कि उनको आइडियल ऑफ टीम रॉकेट भी कहा जाता था। तो जेसी की मॉम साउथ अमेरिका के जंगलों में अपने मिशन के लिए गई हुई थी और वहाँ पर उनके साउंड रिकॉर्डर ने गलती से म्यू की आवाज़ को कैप्चर कर लिया। इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उनको पता चला कि म्यू की आवाज़ जो है वो उनके रिकॉर्डर में कैप्चर हो गई है। उन्होंने बैकग्राउंड नॉइज जो थी वो पूरी तरीके से हटा दी और जब जाके उन्होंने एकदम ध्यान से वो रिकॉर्डिंग सुनी और उनको पता चला कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें म्यू जो है वो रो रहा है। वो पहली ऐसी इंसान थी जिनके पास म्यू के होने का एविडेंस था। उन्होंने जाके रिकॉर्डिंग मैडम बॉस को दिखाई। मैडम बॉस जो है वो टीम रॉकेट की फॉर्मर लीडर थी और जियोवानी की मॉम भी थी। तो वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैडम बॉस ने जेसी की मॉम को म्यू को पकड़ने के मिशन पर भेज दिया। जब जेसी की मॉम इस मिशन पर जा रही थी तब जेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और जेसी की मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसे ऐसे छोड़ के जाए, और जेसी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। लेकिन फिर आखिर में उसकी मॉम को मिशन पर जाना पड़ा जेसी को छोड़कर। लेकिन जेसी की मॉम जाते समय अपने साथ जेसी की एक फ़ोटो लेके गई थी। जेसी की मॉम टीम मेंबर्स के साथ एंडी माउंटेन्स पर आई थी म्यू को ढूंढने के लिए। वो लोग म्यू को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मौसम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और अचानक से एक तूफान आ गया। तूफान की वजह से जेसी की मॉम टीम मेंबर से बिछड़ गई और सबसे अलग हो गई। लेकिन फिर भी जेसी की मॉम ने हार नहीं मानी। जेसी की मॉम को जेसी के पास वापस जाना था, इसीलिए उनको मिशन कंप्लीट करना था। इसीलिए तूफान में भी वो म्यू को ढूंढने लग गई और फाइनली उनको म्यू मिल गया। उनको पता था कि बैटल करके वो कभी भी म्यू को नहीं पकड़ सकती, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यू को कन्विंस करेंगे अपने साथ चलने के लिए। उन्होंने म्यू को अपनी बेटी जेसी की फ़ोटो दिखाई और म्यू को कन्विंस करने लगी अपने साथ चलने के लिए। लेकिन म्यू जो है वो नहीं माना और वहाँ से गायब हो गया। और तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगे और अचानक से किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। और उस दिन के बाद से जेसी की मॉम वापस कभी दिखाई नहीं दी। जेसी तब से 5 साल की थी, इसलिए किसी ने तो जेसी को फॉस्टर होम में डाल दिया, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को पाला जाता है। लेकिन वहाँ भी जेसी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता था, उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था, इसीलिए कभी कभी जेसी को सिर्फ बर्फ़ खा के अपना पेट भरना पड़ता था। और फिर जेसी को जैसे तैसे करके अपना पूरा बचपन बिना माँ बाप के प्यार के बिताना पड़ा। फिर जब जेसी थोड़ी बड़ी हो गई वो पोकेमॉन नर्स स्कूल अटेंड करने लग गई। वो एक स्कूल था चैंसियो के लिए, जिसमें कि चैंसीज को ट्रेनिंग दी जाती थी पोकेमॉन नर्स बनने के लिए। तो ऑब्वियसली गाइस जो चीज़ चैंसीज कर सकते हैं वो जेसी नहीं कर सकती, इसीलिए जेसी जो है वो वहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो पाई और फेल हो गई। फिर एक रात को जेसी ने अपना बैग पैक किया और वो वहाँ से भाग गई। फिर उसके बाद में जेसी ने बाइसिकल गैंग को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर वो मिली जेम्स से, और जेम्स और जेसी ने फिर बाद में मिलकर टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर वो मिले मियोट से। फिर उसके आगे की स्टोरी तो गाइस तुम एनिमे में देख सकते हो। तो गाइस अब तुम लोग समझ गए होगे जेसी की जो बैक स्टोरी है वो कितनी ज़्यादा सैड है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 तुमको एक्सप्लेन करेंगे एनिमे थियरिस्ट। पोकेमॉन एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश कैचम को हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पोकेमॉन एनिमे जो है वो बच्चों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, खासकर जापान में। और अगर बच्चों को टारगेट करना है तो पोकेमॉन कंपनी को कुछ कुछ डार्क चीजें छुपानी पड़ती हैं। पर थैंक्स टू टाकेशी शुडो और उनकी लाइट नॉवल पॉकेट मॉन्स्टर द एनिमेशन से हमें ये बात पता चली है कि ऐश का चाइल्डहुड भी ट्रैजिक था। उसमें ऐसी कई कहानियां बताई गई हैं जिससे सुन के आपको ऐश की ट्रैजिक पास्ट के बारे में पता चलेगा। उसमें से एक कहानी ये बताई जाती है कि ऐश को बचपन में काफी बच्चों ने स्कूल के दौरान परेशान किया था। तो इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए ऐश ने काफी कुछ कोशिशें की थी। उनमें से एक था कि उसने अपने टीचर्स से इन बच्चों के बारे में शिकायतें की थी और उन बच्चों के माता पिता को भी इस बारे में बताया था, पर किसी ने भी ऐश की मदद नहीं की। पर आखिर में ऐश की मॉम डीलिया ने ही ये परेशानियों का हल निकाला और ऐश की मदद की। उसके बाद से ऐश इंस्पायर हुआ एक पोकेमॉन ट्रेनर
ट्रेनर बनने के लिए। पोकेमोन नॉवल में ऐसा भी कहा गया है कि डीलिया को भी पोकेमोन ट्रेनर बनना था, पर ऐश के डैड जाने के बाद से सारी जिम्मेदारी डीलिया पे आ गई, तो इसी के कारण वो कभी पोकेमोन ट्रेनर ना बन पाई। पोकेमोन नॉवल में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, उनमें से एक कहानी एक और सामने आती है जिसमें कहा गया था कि ऐश ने कई बार अपनी मॉम डीलिया कैचम से ये पूछा था कि उसके डैड कहाँ हैं, पर कभी डीलिया उसके इस सवालों का जवाब ना दे सकी। एक बार तो ऐश ने नया कंप्यूटर खरीदने की जिद की थी इसी बात का पता लगाने के लिए कि उसके डैड कहाँ हैं, पर उसे इंटरनेट में भी उसके डैड के बारे में कुछ पता न चला। आज जो ऐश कैचम टीवी पे देखते हैं एनिमे में, उसको ट्रेनर बनने की इंस्पिरेशन उसकी मॉम ने दी है, ना कि उसके डैड ने। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पोकेमोन द एनिमे का ये एपिसोड द गोस्ट ऑफ द मेडन पीक जरूर देखा होगा। इस एपिसोड में कई चीजें डरावनी दिखाई गई हैं, उनमें से एक हॉन्टेड प्लेस बताई गई है मेडन्स पीक। मेडन्स पीक के भी काफी लेजेंड्स बताए गए हैं, उनमें से एक लेजेंडरी स्टोरी ये बताई गई है कि 2000 साल पहले जब पोकेमोन युद्ध चालू थे, उसी समय काफी सोल्जर्स को कैंटो से बाहर के रीजन्स में भेजा जाता था। उसी दौरान एक लड़की को एक सोल्जर से प्यार हो जाता है और उसी सोल्जर को बाहर के रीजन में भेज दिया जाता है लड़ाई के लिए। और उस समय वो लड़की जो सोल्जर से प्यार करती थी, वो कसम खा लेती है कि वो उसी माउंटेन पीक पे उस सोल्जर का इंतजार करेगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि वो सोल्जर कभी वापस ही नहीं आता है और वो लड़की वही खड़े खड़े मर जाती है और उसकी पूरी बॉडी एक स्टैचू में तब्दील हो जाती है। बाद में सैफ्रॉन सिटी के कुछ लोग उस जगह को एक मॉन्यूमेंटल एरिया घोषित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस जगह को हॉन्ट कर रही है और उस लड़के का इंतजार कर रही है। एनिमे में एक और चीज दिखाई गई थी कि उस लड़की की मदद एक गैसली कर रहा है जो बोल सकता है। उस लड़की की मदद एक गैसली इसलिए कर रहा है ताकि उस लड़की का लेजेंड हमेशा के लिए जिंदा रह सके और कोई भी उस स्टैचू को वहां से हटाने की कोशिश ना करे।